हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ना, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड 10 बार बताया इस बात को, उससे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको नोट देके कुछ और एक्सप्लेनेशन करके लिखेंगे ताकि आप एक नंबर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेड बिट गैल्वेनोमीटर। उसके बाद जो है टॉपिक उसी के अंदर डेड बिट गैल्वेनोमीटर एंड फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, डेड बिट गैल्वेनोमीटर आपका जो क्वेश्चन था, प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा था आपने कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो वैसी स्थिति में टॉर्क जो है कैसे लगेगा? टॉर्क तो जीरो हो जाएगा अगर इनिशियल सिचुएशन वही रहे कॉइल का। तो यही क्वेश्चन था ना, तो वो क्वेश्चंस वहां पर क्लियर हो जाएगा डेड बिट गैल्वेनोमीटर का। थोड़ा सा बात सुना हुआ सा लगता है, डेड बिट का मतलब क्या? मरा हुआ बीट्स। अरे बीट्स क्या है? पढ़ा है साउंड में, पढ़ा है ना साउंड में। जब दो वेव्स आपस में सुपरपोज करते हैं तो क्या क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, बीट्स प्रोड्यूस होता है। तो इसी बीट्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, बीट्स क्या? एक बार साउंड गया और फिर आया। ऐसे हंस रहा है तो मेरे ऊपर पूरा हंसी निकल जाएगा, याद रखना। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पर जो है ना, मतलब बीट्स हम लोगों ने क्लियर किया था साउंड में, तो साउंड में फिर से एक बार देख लेंगे। बीट्स का मतलब जैसे गैल्वेनोमीटर के केस में कैसे होगा, एक बार डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और फिर वो अचानक से मीन पोजीशन पर आ रहा है फिर जा रहा है, ऐसे नहीं, वो धीरे धीरे मीन पोजीशन पर आएगा, वहीं रुक जाएगा, तो उसको कहते हैं डेड बिट गैल्वेनोमीटर। ऐसे नहीं डिफ्लेक्शन बार बार ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। कल दिखाया था गैल्वेनोमीटर, वो जो नीडल होता है, नीडल मीन पोजीशन पर आके रुक जाएगा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन डेड बिट गैल्वेनोमीटर में होता है। तो उसको समझने के लिए वहीं पर उस टॉपिक को और क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पर आइए, देखिए हमने गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बना रखा है। प्रीवियस लेक्चर में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा क्लियर किया था। एक बना रखा है ताकि हम यहाँ पर थोड़ा सा फील लेने के लिए, इसका डेरिवेशन समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर भी है, बट बाकी स्ट्रक्चर आपको समझना है उसका कंस्ट्रक्शन, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए। देखिए इसमें ना एक कॉइल है, ये जो कॉइल है ना PQRS, उसका लेंथ एंड ब्रेथ लिखा हुआ है, A एंड B ब्रेथ है और B लेंथ है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है। किसी भी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, वो क्या है? A है, और N है। एरिया ऑफ टर्न जो है ना A इंटू B है, उसको A बोलते हैं। B मैग्नेटिक फील्ड इन विच कॉइल सस्पेंडेड, जिस कॉइल को हमने सस्पेंड किया है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है। I करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, जो करंट इसमें पास हो रहा है वो कितना है? क्या है? I है। थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ना, वो कितना है? थीटा है। ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर में सारा चीज हमने समझा दिया था। ओके, अब प्रीवियस लेक्चर में एक ही चेंज है थोड़ा सा, कि ऊपर से करंट ऐसे नहीं जा रहा था, नीचे से PQ ऐसे बना हुआ था, बट उसमें ऐसे टॉर्क हो रहा था, इसमें ऐसे होगा नहीं, मतलब कॉइल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो ऐसे होगा। जैसे मान लो, सपोज करो ये कॉइल है, चलो दिखाते हैं तुमको, फील लेते हैं। ये कॉइल है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ऐसे लगाए ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे है, इस तरह से आएगा नहीं, तो ऐसे इस तरह से ऐसे घूमेगा, तो ये जो टॉर्क लगेगा इसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो है, लेकिन सामने क्या है? फास्फोरस ब्रॉन्ज। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज थोड़ा सा अनुभव करके देखो, ये क्या करेगा? ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये क्या है? स्प्रिंग है, तो वो ऐठेगा, टॉर्सन आएगा उसमें नहीं, उसको कहते हैं ऐठना, टॉर्सन आएगा। तो उस टॉर्सन की वजह से इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस वाले केस इसमें। तो जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना कौन सा टॉर्क? ये जो टॉर्सन के कारण होता है उसको क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, हमारी बात है, मतलब तूने रीस्टोर कर दिया ना। जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में सिंपल सा, चलो हुक्स लॉ तूने पढ़ा है, तो स्प्रिंग में क्या करते हैं? नीचे मान लो वेट डालते रहते हैं या उसको खींचोगे तो वो अपने तरफ ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा, जिधर ऊपर हिंज रहेगा उधर खींचना चाहेगा। तो जितना इलोंगेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई, उसमें जितना लेंथ बढ़ा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई। यही तो है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ किस में केस में है? वो लीनियर केस है, लेंथ वाला केस है, यह एंगुलर केस है। ये जो है ना
इसमें ये जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज लगाया था, लगाया ना, कल का याद रखना, भूलेगा तो इतना जल्दी भूलेगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ठीक है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, समझ में आई बात है। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज में ये ऐसे टॉर्सन होगा कि नहीं होगा, तो टॉर्सन होगा तो ऐंठने के कारण इसमें कौन सा टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब तूने पढ़ा क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ, कहाँ पढ़ा है, या फिर चलो तू थोड़ा सा और समझदार है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही पढ़ा है हुक्स लॉ, पढ़ा है ना। तो स्ट्रेस क्या लिखता था, फोर्स अपॉन एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां पर तुम लगाता था या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वैसे ही केस है, जैसा आप मान लो, सपोज करो हम ये एरिया हटा दे, तो फोर्स क्या होगा, इलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। मान लो इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए लेंथ को हटा दें, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन, चलो हटा क्यों रहे, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो हटाए इसलिए रहे हैं कि अगर मान लो ये रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ के ही है ना, समझ में आई बात है। तो लीनियर वाले केस में जब लेंथ इंक्रीज होता है, उस वाले केस में एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता था। अब यहां पर टॉर्क है, ठीक है, एंगुलर सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना इसमें मान लो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है बेटा, इसमें चेंज नहीं होना, मतलब परेशान नहीं होना, क्योंकि हम अल्फा लिखने वाले हैं ट्विस्टिंग एंगल, जितना से एंगल से एक ट्विस्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, अल्फा। समझ में आई बात है। ये आया कहां से, हुक्स लॉ से, क्लियर है, इतना बात समझ में आ रही है। मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है टाउ इक्वल टू बीना साइन थीटा, दैट विल बी रीस्टोरिंग टॉर्क। इतना क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस सब बात को थोड़ा सा लिखते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एक तो अभी तो मैं थोड़ा सा पिक्चर दिया हूँ क्लियर, अभी करना बाकी है इसको। चलो तो रफ करो, क्लियर करो। देखो देखो क्या लिखोगे, तो वी नो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ऐसा लिखो, इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द coil is कितना है, टॉर्क इक्वल टू बीना साइन थीटा, यही है ना। अब लिखेंगे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, बट इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का केस लिया जाए तो थीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे। उस वाले केस में थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख रखा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। या कुछ व्यक्ति मैग्नेटिक मोमेंट को एरिया वेक्टर भी बोलते हैं। नहीं, देखो ये जो है ना, मान लो सपोज करो ये करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे जैसे इसमें है, ये ऐसे यहाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए तुमको क्या सिखाया, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को करो और थंब क्या देगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ये फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, इस पर्टिकुलर वायर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। अब ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के नहीं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके नहीं, समझ में आई बात है इतनी। तो अब ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक भी मोमेंट भी होगा, एरिया वेक्टर भी उसी के परपेंडिकुलर लेते हैं, समझ में आए, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन होता है। तो ये एंगल कहीं कहीं तुमको एरिया वेक्टर भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, एंड मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है। अब चलो क्लियर है, तो क्या हमें बात समझ में आ रही है ना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये जो होगा वो कितना होगा, थीटा 90 है, तो साइन 90 कितना होता है साइन 91, नहीं इतना लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बीना के इक्वल हो गया। ओके, अब देखो
हमें ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू निकालनी। इसकी रीस्टोरिंग जो भी बात करी हमने कि फील दिया ही तुमको, स्प्रिंग को अगर तुम खींचोगे तो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा तो ऊपर भी फोर्स लगता रहेगा। वैसा ही चीज यहाँ है, अगर किसी मान लो स्प्रिंग को तुम ऐठोगे तो क्या चाहेगा, अपना ओरिजिनल पोजीशन लेना चाहेगा। मतलब इसमें चेंज क्या हो रहा है, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो देखो लेट अल्फा इज ट्विस्टिंग एंगल ऑफ द फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज है ना, इसीलिए तो लगा है इलास्टिक होने के कारण फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये क्या है, अल्फा ट्विस्टिंग एंगल है, एंड डेल्टा एल एंड के इज टॉर्क, के इज रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, देन रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब टॉर्क रीस्टोर जो करेगा वो कितना करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो कितना होगा। देख अल्फा ट्विस्टिंग एंगल ऑफ द फास्फोरस ब्रॉन्ज है, के इज रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है। नहीं, ये तो बात ऐसी हो गई ना कि मान लो 1 kg सेब का दाम कितना है, 5 रुपया है। 5 रुपये सेब मिलता नहीं, मान लेते हैं, तो मान तो कुछ भी सकते। और तुमसे पूछे 10 kg का कितना होगा, तो कितना करोगे, 5 × 10 50। वैसे ही है, के जो है ना ट्विस्टिंग एंगल ऑफ द फास्फोरस ब्रॉन्ज है, के ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है। नहीं तो तुम क्या लिखेगा इसको, बताओ मुझे, के इंटू अल्फा, इतना लिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात। ये कितना है, रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आई बात है इतनी। अच्छा, अब मान लो सिचुएशन ऐसा है कि इक्विलिब्रियम है। क्या है, एट इक्विलिब्रियम। तुमको एक काम करना पड़ेगा, ऊपर मिटाना पड़ेगा। चलो मिटा लेते हैं, फिर लिख लेते हैं, या फिर यही लिख दूं क्या। चलो यहां एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एट इक्विलिब्रियम, अगर मान लो इक्विलिब्रियम का केस है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आई बात है, क्या बातें क्लियर हो रही। इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, मान लो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया, ओके, और रीस्टोरिंग टॉर्क भी है दोनों, तो वहां पर मतलब जिस स्प्रिंग को जितना खींचना है हमने खींच दिया, तो वहां पर जितना खींच दिया, जितना इनलोंगेशन हो गया, ऊपर में फोर्स भी कितना लगेगा, उतना ही लगेगा। क्या बातें हमें क्लियर हो रही है। मतलब एक डेल्टा एल से हमने खींचना था, खींच दिया, अब ऊपर फोर्स भी कितना लगेगा, उतना ही। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो वैसे ही टॉर्क के केस में जितना उसमें करंट फ्लो कराना था, फ्लो करा दिया, उसकी वजह से जितना टॉर्क लगना था, टॉर्क लग गया। अब वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गया। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है कितना, तुम बीना, BINA, बीना इना सबको याद रखा था, ठीक है। बीना और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, K इंटू अल्फा। क्लियर है, क्या हमें बातें समझ में आ रही है। चलो बातें समझ में आ रही है तो आगे बढ़, इसको रफ कर। और हम अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई प्रूफ करना है मुझे, मतलब डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। समझ में आई बात है। डिफ्लेक्शन क्या है, वो जो एंगुलर पोजीशन जो है ना, जो चेंज होता है। जैसे मान लो ये है गैल्वेनोमीटर, तो इसमें जो है ना जितना एक एक करके डिवीजन बना हुआ है ना, वो एक सेंटर पर कुछ एंगल तो बनाएगा ही, तो वो जो डिवीजन है वो अल्फा है, ठीक है। करो और फिर अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करो। समझ में आई बात है। तो इसको रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते। प्यारे बच्चों, ये बीना के अल्फा, ओके, BINA, बीना इक्वल टू K इंटू अल्फा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो हमें मान लो अल्फा
इक्वल टू लिखना है या फिर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है, देखो यहाँ पर अगर मान लो I इक्वल टू लिखना है मुझे, तो K अपॉन क्या होगा, बैन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ये इक्वल टू किसके होगा, K अपॉन बैन इक्वल टू अल्फा। समझ में आ रही है इतनी बातें हमें। अब अगर मान लो तुमको इसको ये इस नीचे लाना है इसमें, तो क्या करोगे तुम, I अपॉन अल्फा इक्वल टू K अपॉन बैन। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब ये जो है ना, या तो इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये क्या है प्यारे बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इट इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। अभी जो चर्चा करी थी फिगर ऑफ मेरिट, यही क्या कहलाता है, फिगर ऑफ मेरिट। अभी फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, इस नाम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, किसी भी डिवाइस का न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो उसकी इफिशियंसी को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। तो करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। अगर डेफिनेशन इसका लिखना है तो ये पूछा जाता है, एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो एक बात लिखो यहाँ पर, इतना तो ठीक है, यहाँ पर ये लिखो कि करंट जो है, देखो K क्या है, एक कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है, एरिया कांस्टेंट ही रहेगा किसी कॉइल का, एंड नंबर ऑफ टर्न्स ये भी कांस्टेंट है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये अल्फा में कंफ्यूज मत होना, ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। क्लियर हो रही बातें, हमें इतनी बातें समझ में आ रही है बात। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अल्फा। और यहां पर ये जो टर्म आया है हमें, इसको G बोल दो, G इक्वल टू K अपॉन बैन, ओके, या फिर ये I अपॉन अल्फा है, इसी को कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो हम थोड़ा सा फिगर ऑफ मेरिट को डिफाइन कर लेते हैं, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट किसे कहते हैं या G किसे बोलते हैं वो समझते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं फिर लिख, देखो it is defined as the current required to produce unit deflection, और यूनिट ट्विस्ट, नहीं ट्विस्टिंग एंगल, तो यूनिट और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन और यूनिट ट्विस्टिंग एंगल is known as figure of merit। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है हमें। फिगर ऑफ मेरिट क्या है, अब एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो फिगर ऑफ मेरिट किसी भी डिवाइस की न्यूमेरिकल वैल्यू जो उस डिवाइस की एफिशिएंसी को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी डिवाइस की न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसकी इफिशियंसी को बताता है, उसको क्या कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। समझ में आ रही बात है हमें, इतना क्लियर हुआ। तो K अपॉन बैन ऐसे याद करेंगे, शॉर्ट में बता दिया तुमको, ईना बीना बैन, ये बैन याद रखना है तुम्हें। समझ में आई बात है। तो ये K अपॉन बैन, अब बैन पे बहुत काम होगा, बैन अपॉन K सेंसिटिविटी में काम आएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी में आपको काम आएगा, बैन अपॉन K इंटू R, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना है। अब हमें नोट देके दो तीन बातें क्लियर कर, दो तीन बातें, एक बात तो क्लियर कर ली, फिगर ऑफ मेरिट किसे कहते हैं। अब हमें दो बातें और क्लियर करना है, जिसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड डेड बिट्स गैल्वेनोमीटर है। तो इसको रफ करते हैं, फिर करते हैं उसको क्लियर। अरे बच्चों अब मुझे पढ़ना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड डेड बिट गैल्वेनोमीटर। इससे पहले मैंने कुछ लिख रखा है, ऐसा यूनिट ऑफ फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट कैसा यूनिट होता है, एम्पियर अपॉन रेडियन, और ये आपने पढ़ रखा है। कहाँ से आया देखो, अगर डाउट हो रहा है तो
जी की वैल्यू कितनी लिखी थी आपने, कि आई अपॉन अल्फा, ठीक है, कि अपॉन बैन। तो आई अपॉन अल्फा जो लिखा था ना तुम, तो आई अपॉन अल्फा, आई का क्या होता है एम्पियर, अल्फा क्या है ट्विस्टिंग एंगल है, तो उसको क्या रेडियन लिखेंगे ना, रेडियन, ठीक है। पटाखा फूटा होता है पता नहीं। चलो देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो। देखो इस वाले केस में क्या होता है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन व्हिच द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो देखो इसको समझो, फील्ड समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये प्लेन है, और प्लेन किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट या तो इधर होगा या इधर की तरफ, दोनों ही सिचुएशन में मतलब या तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा या इधर हो, करंट का डायरेक्शन इधर होगा इस डायरेक्शन में होगा तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट, करंट का डायरेक्शन अपोजिट में होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो देखो एनालिसिस कर लेते हैं इसकी, उसके बाद फिर बातें लिख लेते हैं। जैसे टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, BINA, इसको साइन थीटा, यहाँ थीटा कितना होगा 90 डिग्री, इस बात को समझा दिया है। टॉर्क विल बी मैक्सिमम। तो तुम व्हाई वी क्रिएट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसको क्या एक्सप्लेन करोगे, टू मैक्सिमाइज टॉर्क we need radial magnetic field and we create radial magnetic field, ठीक है, radial magnetic field। क्लियर है बात, समझ में आ रही बातें, फील हो रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा है डेडबिट गैल्वेनोमीटर, ये तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया है। तो डेडबिट गैल्वेनोमीटर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया था, डेड का मतलब मरा हुआ, और बीट जो साउंड जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है साउंड के केस में। और यहां पर जैसे मान लो किसी गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसका नीडल कहाँ है, बीच में, नहीं देख लो बीच में नीडल है। अब डेड बीट का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो ये एक बार करंट गया यहाँ पर मैक्सिमम पर मान लो आ गया, या फिर 20 पर, जितना करंट का इंटेंसिटी होगा उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा, तो ये जाएगा और फिर से ओरिजिन पर ही आ जाए, मतलब जीरो पर ही आ जाए, ये आगे पीछे ऐसे ऐसे न करने लग जाए, समझे, फ्लक्चुएशन ना हो इसके नीडल में, सीधा आके यहाँ पर आ जाए। अब इसके लिए होता क्या है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छा जो क्वेश्चन तुमने पूछा था कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है साउथ पोल है, और यहाँ पर ये कॉइल, ठीक है, कॉइल पर सिलेंड्रिकल सिलेंडर है ना, सॉफ्ट आयरन कोर, उस पर कॉइल लपेटा हुआ है। तो सॉफ्ट आयरन कोर पर ये नॉर्थ पोल क्या कर देगा, नेगेटिव, मतलब साउथ पोल जो नेगेटिव क्या है साउथ पोल, और यहाँ पर इस पर क्या कर देगा नॉर्थ पोल। ये तो जानता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेट के पास में रहेगा तो मैग्नेटिक नेचर गेन कर लेगा, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब है, क्या क्वेश्चन पूछा था तुम, कि अगर मान लीजिए किसी कॉइल को, आप देखो कॉइल में अभी क्या वो दिखा देता हूँ, तुमने पूछा क्या था, देखो तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए ये कॉइल का जो डायरेक्शन है ना वो इसी के अलॉन्ग आ जाए ऐसे, तो इस वाले केस में टॉर्क कैसे लगेगा। तो अगर मान लो इनिशियली जब गैल्वेनोमीटर बना है वैसे उसी समय ऐसा है, तो ऐसे सिचुएशन में तो टॉर्क ही नहीं लगेगा, गैल्वेनोमीटर वर्क ही नहीं करेगा, यही क्वेश्चन था तुम्हारा। तो देखो ऐसा नहीं, गैल्वेनोमीटर को बनाया ऐसे जाता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक पोल्स इधर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से पास करे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो ये जो केस है, इस वाले केस में यहाँ पर पहले से रख दिया जाता है इसको सेट करके, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, या यहाँ मतलब मैग्नेट के केस में नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल जनरेट हो गया। अब क्या होगा, ये जो कॉइलिंग किया होता है किस पर किया होता है, ब्रास पर, मेटल पर, उसका कारण जैसे मान लो यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन होता है, ये नीडल है और इसमें डिफ्लेक्शन, ये फॉस्फोर बोरॉन है ना, और इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, ये स्टेलिंग है। तो फॉस्फोर बोरॉन में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से, तो टॉर्क जो लगेगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर ब्रास लगा रहता है, वो क्या करता है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है,
और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें क्या होता है, ईडी करंट जनरेट होता है। ईडी करंट हमें पढ़ना है नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब ईडी करंट क्या होता है, ये यूज भी है, ईडी करंट का एप्लीकेशन है। ईडी करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में कोई सर्कुलर करंट जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं, ईडी करंट। मतलब सर्कुलर करंट जनरेट होता है, ईडी का मतलब होता है भंवर। भंवर मतलब जैसे पानी में जैसे सर्कुलर टर्न्स बनता रहता है ना, बस को कहते हैं भंवर। जैसे किसी का बाल भी देखोगे वो बीच में से ऐसे ऐसे भंवर, बीच में तो होल रहता है, उसका दिखता रहता है सर, और चारों तरफ से बाल बाल रहता है। तो वैसे ही भंवर, ये किसी जानवरों को देख सकते हैं आप, नहीं तो वैसा बना होता है यहाँ पर। अब देखो वैसा ही करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब वो करंट जो होता है ना, जो ओरिजिनल करंट होता है, उस ओरिजिनल करंट से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो नीडल को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर ले आता है। मतलब जैसे ही हमने करंट फ्लो बंद किया तो अब वो करंट तो है, अब वो करंट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा और जो जीरो पॉइंट है वहां पर लेके आएगा। इसी को कहते हैं डेड बिट गैल्वेनोमीटर। और तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि जैसे एक तो नॉर्थ साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ जनरेट हो जाता है। तो इनिशियल कंडीशन में तो वो हमने जीरो पर लाके रख दी, उसको गैल्वेनोमीटर को बनाया तो उस समय तो जीरो पर है वो, उसको सेट ही ऐसे किया। अब टॉर्क लगेगा तो उसमें टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा मतलब टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगेगा तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और अपोजिट डायरेक्शन में एडी करंट फ्लो होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसको फिर से जीरो पर लेके आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आई बात है। तो यही है डेड बिट गैल्वेनोमीटर का काम। वैसे देखो इसका डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, इट इज दैट गैल्वेनोमीटर द कॉइल फ्रॉम इन विच दैट इट इज दैट गैल्वेनोमीटर इन विच यहां पर लगा लो, द coil from the deflected comes to rest at once. The coil from the deflected position comes to rest, deflected position comes to rest at once. देखो, it is that galvanometer in which the coil from the deflected position comes to rest at once. ये जो अभी समझाया ना, यही चीज है। जैसे ये मान लो 30 पर चला गया, ठीक है, अब 30 पर तो चला गया, 30 पर से डिफ्लेक्ट होकर के फिर से यहाँ पर या 20 पर चला गया, फिर से जीरो पर एक ही बार में आ जाता है, ऐसा नहीं बार बार ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, डेड बिट गैल्वेनोमीटर। चलो आगे बढ़ो। डेड बिट गैल्वेनोमीटर कैन बी अचीव्ड बाय वाइंडिंग ए कॉइल ऑन ए कंडक्टिंग फ्रेम इन व्हिच द गैल्वेनोमीटर conducting frame in such galvanometer, when a coil rotates, the eddy current are set up in metallic frame which produces a damping effect and coil comes to rest soon. और उस damping effect होता है और उसकी वजह से damping का मतलब कि जैसे damping तूने हाँ वहाँ पढ़ा था SHM में, damping SHM वहाँ पढ़ा था SHM में, अब तुम भूल गया होगा। देखो जैसे इसको फील लेना है तुमको डैम्पिंग का, चलो एक बार फील लेते हैं। तो जैसे कोई किवाड़ है, ठीक है, दरवाजा, उस पर लात से मारो तो कुछ दरवाजा तो होगा कि बार बार आगे पीछे जाएगा, और कुछ दरवाजा ऐसा होगा कि एक बार तुम मारोगे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर आके धीरे धीरे आके रेस्ट में आ जाएगा और मीन पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं डैम्पिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के गैल्वेनोमीटर डेड बिट गैल्वेनोमीटर कहलाते हैं। ये पर्टिकुलर पार्ट्स अभी यहीं पर फिनिश करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।